हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस के अंदर फ्रेंड्स 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत की बात करने वाले हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और हाँ, नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे भारत पर जो भी मुस्लिम आक्रमण। स्टार्टिंग की बात कर ली जाए, शुरुआत की बात कर ली जाए तो शुरुआत में मुख्य रूप से धन दौलत को लूटने के पर्पज से ये आक्रमण हो रहे थे। बाद में जाकर मोहम्मद गौरी के बाद से यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए एक एक करके सारी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। हालांकि इसके पहले भी आक्रमण हुए थे, लेकिन वे आक्रमण असफल रहे थे। हम यहाँ बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। यहाँ से सफल आक्रमण की शुरुआत होती है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी ज़रूरी है, उनको हम लेकर चलेंगे। उनको डिस्कस करते हुए एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात कर ली जाए तो ये आपको पता है, अरब का निवासी। सबसे पहला जो भारत पर आक्रमण होगा, सफल आक्रमण, वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होगा। कब? 712 ईस्वी में। तो थोड़ा सा ये टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा, ये टाइम ध्यान रख लीजिएगा। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण होता है किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है। और हाँ, कहाँ पर आक्रमण होता है? सिंध। ये ध्यान रख लीजिएगा, सिंध पर आक्रमण होता है। पहले तो पूरा भारत एक ही था ना, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। अभी वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले एक ही में सब था। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला जो सफल आक्रमण होगा सिंध पर। ठीक है। यहाँ पर सिंध का जो शासक होगा वो कौन होगा? दाहिर होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये अंतिम हिंदू शासक होता है। ठीक है। इसकी यहाँ पर पराजय हो जाती है। और ये आप ध्यान रख सकते हैं, सिंध विजय की बात कर लिया तो इसका वर्णन किया गया है चचनामा में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चचनामा के लेखक कौन है। ठीक। हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि शुरुआत में मुख्य रूप से इनका उद्देश्य क्या होता था? धन दौलत को लूटना। उसके बाद देखिएगा तो महमूद गजनवी का आक्रमण होगा, ये तुर्किश था। ये ध्यान रख लीजिएगा। महमूद गजनवी की बात कर लिया तो तुर्किश, फिर मोहम्मद गौरी की बात कर लिया तो तुर्किश। खैर, महमूद गजनवी की बात कर ली जाए तो ये गजनी का शासक कब बनता है? ये गलती से ये इतना लिखा गया है, ये नहीं होगा यहाँ पर। 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। और ये आप ध्यान रख सकते हैं कि गजनी या फिर यामिनी वंश, गजनी वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई होती है? अलप्तगीन के द्वारा। ये तुर्क सरदार था, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ये तुर्किश थे। ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये बात कर ली जाए कि हाँ, महमूद गजनवी की बात करें तो देखिए, इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 999 से लेकर 1027, मतलब इस टाइम पीरियड में 17 बार आक्रमण हुआ था। 16वीं बार का जो आक्रमण था ना, उसी आक्रमण में देखिए सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी। तो सोमनाथ मंदिर की लूट कब होती है? 1025-26 ईस्वी में। और 16वीं बार जो आक्रमण किया जाता है उस समय सोमनाथ मंदिर की लूट की जाती है। और इस समय की बात कर ली जाए कि सोमनाथ मंदिर की जब लूट की जाती है तो यहाँ का जो शासक था, इस समय यहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। और फिर बाद में भीम प्रथम के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर की लूट के बाद इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? तो भीम प्रथम के द्वारा। ठीक है। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, लोकेशन बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं महमूद गजनवी से संबंधित एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये ध्यान रख लीजिएगा कि महमूद गजनवी के टाइम में इसके दरबार में जो प्रसिद्ध विद्वान थे दरबार में, वो कौन कौन थे? तो एक तो अलबरूनी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कुतुबी भी ध्यान रख सकते हैं, और फिरदौसी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अलबरूनी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अलबरूनी की बात कर लिया तो इसी के साथ महमूद गजनवी के साथ आगमन होता है 11वीं सदी में। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये टाइम पीरियड भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण रचना है तहकीके हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद के नाम से भी जानते होंगे। तहकीके हिंद की बात कर लिया तो ये अलबरूनी की रचना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है एडवर्ड साची के द्वारा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बट तहकीके हिंद की बात करें तो ये किसकी रचना है? अलबरूनी की, अरबी भाषा में लिखी हुई है। ये सब बात आप ध्यान रख सकते हैं कि संस्कृत का भी ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था, अलबरूनी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, प्रथम मुसलमान पुराणों का अध्ययन करने वाला। हाँ, उत्बी की बात कर ली जाए तो ये किताब ध्यान रख लीजिएगा,
ये रचना ध्यान रख लीजिएगा, किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी, ठीक, यामिनी अर्थात गजनी। उसके बाद हाँ फिरदौसी की बात कर ली जाए तो फिरदौसी की ये रचना इंपॉर्टेंट है, शाहनामा, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, और हाँ एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा, शुरुआत में पहले पहले मतलब मुस्लिम शासक के द्वारा, किसी मुस्लिम शासक के द्वारा संस्कृत मुद्रा लेख के साथ, मतलब संस्कृत में कुछ लिखा हुआ रहता था, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं महमूद गजनवी के बाद बात करें मोहम्मद गौरी की, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये देखिएगा। तो ये दूसरा तुर्की आक्रमण हो जाता है, पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ मोहम्मद गौरी की बात कर ली जाए तो मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला जो आक्रमण किया जाएगा ये मुल्तान पर आक्रमण किया जाता है 1175 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुजरात पर आक्रमण जब करेगा ना मोहम्मद गौरी, तो गुजरात पर आक्रमण 1178 ईस्वी में 3 साल बाद। और ये आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर मोहम्मद गौरी की पराजय होगी, किसके द्वारा? भीम सेकंड के द्वारा, भीम द्वितीय के द्वारा, भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय। तो भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, भारत में गौरी की ये प्रथम पराजय होगी, बाद में भी पराजय होगी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, बट गुजरात बोल रहा हूँ, मतलब भारत की बात कर लीजिए तो भारत में पहली पराजय मोहम्मद गौरी की किसके द्वारा होगी? भीम द्वितीय के द्वारा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट युद्ध यहाँ से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन अभी हरियाणा में पड़ता है। तराइन के प्रथम युद्ध की बात कर लिया तो 1191 में, और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात कर लिया तो 1192 में, 91-92। तो ये याद रखने में आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हो जाएगी। पृथ्वीराज आपको पता है ये अजमेर दिल्ली का शासक, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाएगी। यहाँ से द्वितीय युद्ध की बात कर लिया, यहाँ पर पृथ्वीराज पराजित हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही पृथ्वीराज की पराजय यहाँ से होगी, यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य की शक्ति का उदय होना भारत में शुरू हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत होगी और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मतलब भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग यहाँ से प्रशस्त होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का बड़ा नाम था, काफ़ी शक्तिशाली शासक थे उस समय। तो पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद से यहाँ पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उसके बाद बात कर लिया एक इम्पॉर्टेंट युद्ध, ये है चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो चंदावर के युद्ध की बात कर लिया तो देखिए 92 के 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें जयचंद पराजित होता है। आपको पता है जयचंद की जो बेटी होती है, पुत्री होती है, जिसका नाम क्या होता है? संयोगिता। और संयोगिता से ही पृथ्वीराज चौहान की शादी होती है, उसको भगा कर ले जाते हैं, ठीक। तो ये सब बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हाँ ये, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सिक्का पर हाँ ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा देखिएगा जो सिक्का जारी किया गया था, उसमें एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। भारत का जो नाम हिंदुस्तान रखा गया सबसे पहले ईरानियों के द्वारा, और इंडिया जो रखा गया वो यूनानियों के द्वारा। तो ये सब फैक्चुअल बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कालानुक्रम की बात कर ले तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये क्रम। हालांकि आप जैसे ही सारी बातें पढ़ लेंगे, जितने भी शासक आए, तो ये सब अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आप चंगेज खान को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, खाली टाइम देख लीजिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर इनका नाम देकर पूछ लेता है एक क्रम में सजाने को तो ध्यान रख सकते हैं। गजनवी की बात कर लिया तो ये आप देख ही लिए हैं, गजनवी। फिर गौरी की बात कर ली जाए तो ये भी आप देख लिए। चंगेज खान की बात करें, सबसे पहले गजनवी, फिर गौरी का आगमन होता है भारत में, फिर चंगेज खान का आगमन होता है। और ये ध्यान रख लीजिएगा, चंगेज खान की बात कर ली जाए तो ये मंगोल शासक था, मंगोलिया का, ठीक है, 1224 में आता है। फिर तैमूर लंग की बात कर ली जाए तो ये भी मंगोल का ही था, 1398 में ये आता है। तो ये थोड़ा सा आप क्रम ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको गजनवी का क्रम, गजनवी का पता ही है, गौरी का पता ही है, तैमूर भी आप आगे देखेंगे ही। हाँ, चंगेज खान को आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 1224 में यहाँ पर आया था। बाकी दिक्कत की कोई बात नहीं है।
उसके बाद ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मोहम्मद गौरी होगा ये अपने एक प्रमुख उत्तराधिकारी को, यहाँ का जो भी शासन होता है जितना भी होता है वो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। असल में कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। बाद में देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो आगे हम सल्तनत काल में ये जितने भी वंश हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट भी है सबको देखेंगे, और इनके टाइम पीरियड में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उन सबको हम एक एक करके देख लेंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद खिलजी वंश की बात कर लिया, तुगलक वंश की बात कर लिया, सैयद वंश, लोधी वंश, जितने भी वंश आते हैं सल्तनत काल के अंतर्गत उन सबको हम इस वीडियो में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।